नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान के ऑयल डिपो पर, ऑयल जो है इस्टेब्लिशमेंट पर जब इजराइल ने अटैक किया और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब सबके बड़े बड़े तेल कंपनियों पर, ऑयल डिपोज पर हमले किए। पूरी दुनिया के माथे पर पसीना आ गया। लोगों को लगा अब युद्ध रोकना जरूरी है, लेकिन अभी युद्ध रोकने की कवायद करते, कोशिश करते, उससे पहले ईरान ने, ईरान के परमाणु संयंत्र जो बुशहर में है, वहां पर इजराइल ने बम गिरा दिया। लगा अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, लेकिन खबर आई कि कोई रेडिएशन नहीं है, लीकेज नहीं हुई। फिर दुनिया को लगा अब रोकना जरूरी है। तभी इजराइल ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण गैस भंडार पर मिसाइल दाग दी और फिर जो ईरान का रिटेलिएशन हुआ, दुनिया के सबसे बड़े गैस हब को भस्म कर दिया। सऊदी और यूएई भी त्राहिमाम करने लगे। दुनिया अब जो है, जो इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इजराइल को छोड़ करके इस युद्ध को रोकना चाहती है। अमेरिका भी रोकना चाहता है, ट्रंप की मजबूरी है, उसके अय्यासी के फाइल और पेन ड्राइव रखे हैं सब। तो अमेरिका भी रोकना चाहता है, अमेरिका के लोग भी रोकना चाहते हैं, पूरी दुनिया रोकना चाहती है। लेकिन युद्ध रोकने के लिए पहल कौन कर रहा है, किसके कदम ठोस है और डंका किसका बज रहा है? मतलब कौन है जो सिर्फ हल्ला कर रहा है, थिएटर में सीटियां बजा रहा है, और कौन है जो फिल्म की पटकथा लिख रहा है? यही इस कार्यक्रम में समझेंगे। बड़ा गंभीर विषय है। फिर धमाका धूम धड़ाका इस वीडियो में फिर नहीं मिलेगा। चीन जो ट्रंप के चेले हैं मिडिल ईस्ट में, जिनकी वजह से युद्ध थम नहीं रहा है, अगर वो चाहे तो 24 घंटे में युद्ध रुक जाए, 24 घंटे का और हो सकता है कम लगे। उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ा है। जो पिछले 8-10 घंटे से जो है तमाम चीख पुकार मचाए थे, हाय तौबा मचा रहे थे, ईरान अब हद कर रहा है, उनके गाल पर जड़ा है तमाचा, क्लास लगा दी उनकी। दूसरी तरफ रूस रूस जो है, निंदा जो एक होता है, मतलब एक हर देश दायित्व तो निभाता है, निंदा करना है कि नहीं करना है, वो बुशहर पर हुए हमले की खुलेआम निंदा कर रहा है और बाकी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ, या तो अमेरिका और इजराइल की जो को देखते हुए न्यूट्रल भूमिका में है, लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए। अब भारत, जो सबसे दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है भारत, और भारत छोड़िए, मोदी जी, मैं सॉरी नाम नहीं लिया, मोदी, दुनिया ये कह रही है, हमने अखबारों में अपने यहाँ पढ़ा, दुनिया कह रही है कि मोदी जी ही युद्ध रुकवा सकते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन वाला रुकवाया था उन्होंने ही, आपको याद होगा, उन्होंने रुकवाया था, तो वही रुकवा सकते हैं युद्ध। तो मोदी जी किससे बात कर रहे हैं? वो भी फोन लेके बैठे हैं युद्ध रुकवाने के लिए, मोबाइल परमानेंट हाथ में, मतलब फोन हाथ में, एक आदमी परमानेंट लगा हुआ है नंबर मिलाने में, लेकिन बात किससे कर रहे हैं, वही असली खबर। और नेतन्याहू अब पत्रकारों की भी हत्या करने पर आमादा है। उसने राइटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक, मतलब वो टॉप में मान लीजिए या टॉप 3 में मान लीजिए, उसके पत्रकार के असैसिनेशन की कोशिश की है। ये राइटर्स खुद वो कर रहा है, लिख रहा है, बता रहा है, उसके पत्रकारों की हत्या। तो क्या नेतन्याहू किसी भी कीमत पर थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा के मानेगा? ये सवाल है। अब बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया है, अब सवाल का जवाब तलाशने का वक्त है, तो हेमंत भाई को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। भैया सीधा खबर पर आ जाइए तत्काल, आप एक एक करके खबर दिखाइए, ज्यादा है नहीं खबरें। ये ट्वीट सबसे पहले महत्वपूर्ण है। ये ट्वीट, इस ट्वीट में लिखा है, चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या कहा, कोट अनकोट, आगे स्टेटमेंट पढ़िए।
if Gulf states want to protect their oil from Iranian strikes, यदि खाड़ी देश ईरान के हमलों से अपने तेल को बचाना चाहते हैं, दे मस्ट प्रिवेंट द यूएस फ्रॉम अटैकिंग ईरान, उन्हें अमेरिका को ईरान पर हमले से रोकना चाहिए। इट्स लीडरशिप फ्रॉम बेसेज विद इन देयर टेरिटरीज, दिस इज जस्टिस। और इन देशों के खाड़ी देशों की जो लीडरशिप है, उनको अपने टेरिटरी में जो यूएस के आर्मी बेस हैं, वहां से तो कतई ही अटैक नहीं होने देना चाहिए। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। आप अपने देश से हमला करवाओगे तो कहाँ बैठा रहेगा, तबाही देखेगा। अब अगले पे आइए, रूस पे, ये चीन हो गया। सबका देखिए, सबका आप एक एक करके स्टैंड देखिएगा, फिर अपना वाला देखिएगा, सबसे ऊंचा स्टैंड आपको मिलेगा। रूस ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए हमले की निंदा की। ये तो मैं सिर्फ हेडलाइन दिखा रहा हूं, इसमें बहुत कठोर है रूस इस मामले में बुशहर को लेकर के। ये बुशहर प्लांट जर्मनी ने बनाना शुरू किया था, न्यूक्लियर संयंत्र। उसके बाद इसमें रूस ने हाथ डाला जब जर्मनी ने रोका। इसको बहुत गुस्से में है रूस। अब चलिए इसके आगे आइए, ये देखिए, ये ब्रेकिंग देखिएगा। मैंने कहा ना, पत्रकारों की हत्या पर अब जो है आमादा हो गया है। ब्रेकिंग करंट रिपोर्ट की है, इजराइल अटेम्प्टेड टू असैसिनेट आरटी करेस्पॉन्डेंट स्टीव स्विनी एंड हिज कैमरामैन इन साउदर्न लेबनान, बोथ आर कॉन्शियस एंड रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर शार्पनेल वुंड। इसमें इस खबर में नाम भी बता दूं, स्टीव स्विनी रिपोर्टर थे ये आरटी के राइटर्स के, और इनके कैमरामैन अली रिदा, ये दोनों मतलब बस बच गए। इसमें वीडियो भी है हमारे पास, लेकिन वो वीडियो में बहुत जोरदार धमाका है, वहां पर बम वगैरह गिरा है, तो वीडियो थोड़ा सा दिखाने में झिझक है, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। ये खबर हो गई। अब इस खबर से आगे चलिए, एक साथ सब जुड़ जाएंगे। इस खबर से आगे चलिए, ये देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक हिट ए बिल्डिंग इनसाइड ईरान्स बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कॉम्प्लेक्स अबाउट 350 मीटर्स फ्रॉम द रिएक्टर, जिस पर रूस भड़का है। द रिएक्टर इटसेल्फ वाज नॉट डैमेज्ड एंड देयर वाज नो रेडिएशन लीक और कैजुअलिटीज, कोई लीकेज नहीं है। द IAEA confirmed the impact and warned it risks crossing the रेडेस्ट लाइन। मतलब अब रेड लाइन कहते हैं ना, रेड लाइन पार कर गए, खतरे का निशान, रेडेस्ट लाइन कह रहा है ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। अब मतलब ये इजराइल जो कर रहा है, ये न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। व्हाइल रसिया कंडेम्ड इट एज इररेस्पॉन्सिबल गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू एन एक्टिव रिएक्टर एंड पर्सनल ऑन साइट। हटा दीजिए, इस साइड का भी फोटो होगा, वो फोटो दिखा दीजिए। हर देश का स्टैंड देखिएगा। ये देखिए, ये है पहले, अब लाइए ये मतलब इंपैक्ट पॉइंट जो है, अगली फोटो। हाँ, ये देखिए, इसको पूरा डिटेल में आगे चर्चा में लाएंगे। ये इंपैक्ट जो हुआ है, यहां पर गिराया बम। चलिए अब आइए असली खबर पर। सबका स्टैंड देख लिए, चीन का, रूस का, सबका। अब हमारा वाला सबसे ऊंचा स्टैंड लाइए भैया, खबरें दिखाइए, खबरें दिखाइए। देखिए, एक एक हेडलाइन पढ़िएगा, एक एक। अब मजा आएगा, जो हम लोग चाहते हैं ना, भारत के लोग मजा चाहते हैं, तो मजा अब आएगा। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर। नीचे उसके पढ़िए, पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच पीएम मोदी की, पहले वाले मजा नहीं आया था, दूसरे मजा आएगा, रोकिए। पीएम मोदी, पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच पीएम मोदी की सीक्रेट डिप्लोमेसी, मोदी को भी नहीं पता इतने सीक्रेट है वो। मैक्रो से लेकर कुवैत तक शांति के लिए भारत ने संभाली कमान संभाल ली 18 दिन बाद आखिरकार मोदी जी। ये नहीं मान रहे थे हेमंत भाई के संभालेंगे। जागरण नीचे क्या लिखता है, पीएम मोदी ने फ्रांस से ओमान तक कई विश्व नेताओं से की बात, पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। चलिए अब अगला आइए, अगली हेडलाइन पे आइए। हाँ, पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान व मलेशिया के पीएम इब्राहिम से की बात, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने पर जोर दे दिया। आगे चलिए,
पीएम मोदी का बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन, फ्रांस, ओमान समेत कई देशों के प्रमुखों से की बात। चलिए आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते कदम रुकिए नहीं। फौरन तनाव कम करने की जरूरत, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर मैक्रो से की बात। हो गया, आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर पीएम मोदी बैक टू बैक कर रहे बात, मैक्रो सहित इन देशों के प्रमुखों से चर्चा। बैक टू बैक मतलब एकदम हम बताए थे ना, हम सोचे कि इसे मोबाइल परमानेंट हाथ में होगा। आगे चलिए, अगला, अगली हेडलाइन। वो टाइम्स नाउ नव भारत था, अब वहां से देखिए कोई आपस में कंपटीशन है कि खबर में जरूरती भर कमी नहीं हो। ये आ गया अंबानी वाला, देखिए। वेस्ट एशिया में युद्ध के बीच पीएम मोदी बने तारणहार, तारणहार बन गए। फ्रांस से ओमान तक फोन घुमाकर तय कर रहे भविष्य का प्लान। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा होगा? दिव्य भव्य टाइप एहसास होगा कि नहीं होगा? वेस्ट एशिया में युद्ध के बीच पीएम मोदी बने तारणहार, फ्रांस से ओमान तक फोन घुमाकर तय कर रहे भविष्य का प्लान। यही बात हेमंत अत्री जी नहीं समझते हैं, इनके साथ बड़ी दिक्कत है कि पूरा तारणहार है और समझ नहीं पा रहे। अब साइड में मोदी जी का ट्वीट, अब ये बता ही दिए कि कहां कहां बात किए हैं। साइड में मोदी जी का ट्वीट लगा देना, बस आप मोदी जी का ट्वीट लगा देना साइड में, जब हम सवाल करेंगे। हेमंत भाई, इस युद्ध में मैं जितना जानता हूं अल्पबुद्धि, ईरान स्टेक होल्डर है, इजराइल स्टेक होल्डर है, मतलब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किए हैं और ईरान उसका मुंह तोड़ तोड़ के जवाब दे रहा है। मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा है, दिन में 25 बार मुंह तोड़ रहा है अमेरिका और इजराइल का, तो मुंह तोड़ तोड़ के जवाब दे रहा है। उसकी चपेट में मिडिल ईस्ट के आधा दर्जन से ज्यादा देश हैं, जिनमें कुवैत, इराक, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई, ये मुख्य रूप से हैं। ओमान में एक आध झटका है क्योंकि ओमान उस समय मीडिएटर था तो उसके साथ। और बार बार ईरान कह रहा है कि हमें किसी सरकार से, आप सब हमारे मित्र देश हैं, हम वहीं अटैक कर रहे हैं जहां हमको मिटाने की कोशिश है, तो आप उस पर रोक दो। मोदी जी बात किससे कर रहे हैं? अच्छा, चीन ने किसको डपटा है? चीन ने डपटा है, डांटा है, थपड़ियाया है उसको, मैं कहूंगा कि तुम अपने देश से हमला करवाओगे और कहोगे कि रोको, ये न्याय है, दिस इज नॉट जस्टिस। जो हम बता रहे हैं वो जस्टिस है, वो वहां पे कर रहा है। रूस इजराइल को हड़का रहा है बुसहर पे। भारत किससे बात कर रहा है? मतलब मोदी जी, उन्होंने न तो ट्रंप ताऊ से बात किया, न बेंजामिन जो है बीबी से बात किया, न ईरान में बात किया। वो मैक्रो से बतिया रहे हैं कि आओ दोस्त युद्ध पर चर्चा करें। इससे जबरदस्त डंका कैसे बजे? इससे जोरदार आवाज कहां से आ सकती है, बताइए बात। रशीद भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी का जो प्रयास है तनाव कम करने का, कूटनीति का, और ये फिर से जो उन्होंने शुरू किया है, ये बेहद समायोजित है और आवश्यक है, बहुत जरूरी है, डंके के लिए भी, अदरवाइज। मेरा तो एक मूल सवाल है, जो कम पढ़े लिखे लोगों के सवाल होते हैं, कि वो जो ये संदेश दे रहे हैं, वो उन लोगों को दे रहे हैं जो इस पूरे खेल में ना 3 में ना 13 में, जैसे मोदी जी है ना, वैसे ही वो। कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी व्हाइट हाउस की, जब मैक्रो के बारे में ट्रंप से पूछा कि भाई वो आपकी मदद नहीं करे, तो पता है क्या बोला भाई? बोला बहुत जल्दी उसकी नौकरी जाने वाली है, थोड़े से दिन में ऑफिस से आउट हो जाएगा। ये सुना था ना ट्रंप की बात? तो इतना विद्वान आदमी से मोदी जी बात कर रहे थे। उसके बाद मोदी जी ने तमाम देशों से बात की। मेरा तो एक सवाल यह है कि मोदी जी जो ये संदेश है, ये खाड़ी देशों, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं को क्यों दे रहे हैं? उनको बात किससे करनी चाहिए? इसमें स्टेक होल्डर कौन है? 3 लोग हैं। ट्रंप के लिए वोट मांग के आए थे। ट्रंप के तो सबसे बड़े सपोर्टर हिंदुस्तान नहीं, ब्रह्मांड में मोदी है, जिसने दूसरे देश में जाके ये कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो मोदी को एक फोन घुमाना चाहिए, युद्ध रुक जाएगा। पोपो ने वहां रुकवा दिया। एक नेतन्याहू, इनको अपना भाई कहते हैं, वो इनको अपना भाई कहते हैं, उनसे बात करते युद्ध रुकवाने के लिए, तो बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के साथ तो मोदी जी की बात करूं अगर मैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि ईरान के साथ हमारी मैत्री तब से है जब से इतिहास है। ठीक? तो 3 स्टेक होल्डर हैं इस लड़ाई के अंदर जो लड़ रहे हैं आपस में, तीनों मोदी जी के दोस्त हैं, और मोदी जी उन तीनों को छोड़ करके बाकी सबसे बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसकी कोई पहली का आप मुझे हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन मैं तो एक साधारण सा
आम जर्नलिस्ट हूं, मेरे को तो ये लगा कि ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि उन्होंने उन किरदारों से चर्चा क्यों नहीं की जो ना केवल ये संघर्ष के अंदर है, इस संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, ये संघर्ष उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और मोदी जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो अगर दोस्ती वास्तव में है, आप दुनिया के वास्तव में इतने बड़े गुरु हो, डंकापति हो, मुंहबली हो, सारी बातें हैं, तो सीधा फोन उठा करके तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना चाहिए भाई। कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्या यार ट्रंप साहब ये क्या कर रहे हो आप, उधर से नेतन्याहू को धमकाओ और ईरान के राष्ट्रपति को, तो क्या समस्या रहेगी? लड़ाई तो 20 मिनट में बंद हो जाएगी। जो लड़ रहे हैं उनको छोड़ करके सबसे बात कर रहे हो आप, इसका कोई मतलब है क्या? ये है डांसिंग टू द गैलरीज कहते हैं इसको अंग्रेजी में, क्रिएटिंग ऑप्टिक्स। और जो ये आपके पोमेरियन है ना, जो आपने दिखाया है, मोदी बने तारणहार। भाई साहब अपना देश संभाल लो ना। पश्चिम एशिया का तारणहार अंबानी का चैनल बता रहा है, अभी दिखाया आपने एडिंग। उससे पहले वाले में आपने क्या दिखाया था, जो पिछले शो के अंदर आप क्या दिखा रहे थे कि मोदी का पता नहीं क्या मिल गया है इस देश को, वो जो भी गैस से बचने के लिए रक्षा कवच, है ना। मुझे लगता है कोई बाबा बिठा दिया इन्होंने, संपादक की जगह संपादक बिठाए थे, मुझे लगता है कोई बाबा बिठा दिया इन्होंने वहां, जो सनातन को मजबूत कर रहा है इस तरह की हेडिंग लगा करके, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, या तो जो देश लड़ रहे हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से आपका संपर्क नहीं है, ऐसा नहीं है, तीनों दोस्त थे, ठीक, इस्टेब्लिश दोस्त थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनसे बात ना करके जो दूसरे लोग हैं जो इनकंसिक्वेंशियल है, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं बचा इस युद्ध में, उनसे आप बात कर रहे हैं। इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या भारत में मुसलमानों को अगर कोई वो खाता मिल जाए उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज, चावल खाते हुए जो पता नहीं बिरयानी खा रहे थे पर्चा दर्ज कर दिया बोर्ड में, ठीक। और वहां के ओमान के सुल्तान को और कुवैत के उसको युवराजों कहते हैं मेरे भाई हो, ठीक। यहां वाले क्या है फिर? तो मोदी जी की माया अपरंपार है शीश भाई, उसमें ज्यादा मत जाइए। लेकिन सवाल यह है कि आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें हम कहां खड़े? अमेरिका को नुकसान हो समझ में आता है, इसराइल को नुकसान हो समझ में आता है, ईरान को नुकसान हो वो समझ में आता है, लेकिन हमें क्यों नुकसान हो रहा है? हम तो युद्ध में है नहीं। ये केवल और केवल नुकसान इसलिए हो रहा है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, हमने नंबर गलत डायल कर लिया पहले दिन से। मोदी जी की कैलकुलेशन देखिए, मोदी जी की कैलकुलेशन ना बड़ी अद्भुत होती है, आप भूल जाते हो, मेरे को भी याद दिलाना पड़ता है। ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, मोदी के चेलों ने बता दिया, जो तमाम तरह के चेले उनके हैं, कि इस बार तो कमला हैरिस चुनाव जीतेगी, ठीक। ना वो ट्रंप के फोन पे आए, ना उसकी लाइन पे आए, ना उसको आने से वो कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। न्यूयॉर्क में होते हुए यूएन में वो भाई भी दिख गया उस बात से, ठीक। एक वो कैलकुलेशन थी मोदी जी की जो ठीक रही, बिल्कुल आज तक भुगत रहे उसको, कि कमला हैरिस बनेगी, वो बनी नहीं, हार गई। इस बार क्या हुआ? इस बार जब ये गए थे नेतन्याहू के पास, तो उसने बताया होगा भाई ने कि चिंता क्यों कर रहे हो, 48 घंटे का काम है, हम और अमेरिका मिलकर निपटा देंगे, और फिर बल्ले बल्ले ये भाई साहब आगे 27 को 28 को उन्होंने हमला कर दिया। वो उनके गले में पड़ गया, ट्रंप के तो बाकायदा गले में पड़ गया। नेतन्याहू इसका आनंद ले रहा है पूरे युद्ध का, नेतन्याहू फुल आनंद में है। वो अपने जितने भी दुश्मन है हिजबुल्ला से लेकर के सारे, उनको सेटल करने में लगा हुआ है लेबनान में। उधर यहां कम है, वो उधर ज्यादा है। यहां तो वो बदतमीजी करने के लिए आता है। जो कल पार्स के अंदर जो अटैक किया ईरान के गैस उस फैसिलिटीज पे, ट्रंप क्या कह रहा है कि मेरे से बिना पूछे कर दिया, गुस्से में आकर के। तो भाई साहब ये लड़ाई तो सारी गुस्से में ही होती है, प्रेम में कौन लड़ाई कर रहा है? और उसके बाद वो सारी के सारी इंटरनेशनल मीडिया ने बता दिया बाकायदा, और इजराइल के एम्बेसडर ने बता दिया कि बकवास कर रहे हैं ट्रंप, हमने बाकायदा बात करके पारस के ऊपर अटैक किया था। वो खबर भी भेजी थी मैंने, ठीक। ट्रंप सरेआम व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलता है सरेआम, कि गुस्से में कर दिया, आगे से नहीं करेंगे। और लेकिन अगर ईरान ने किसी पे हमला किया तो फिर हम पारस को निपटाएंगे। ऐसा भयंकर रहा है, वो तो मोदी का भी गुरु निकला। तो आशीष भाई ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि आज दुनिया में टॉप लीडरशिप रोल में है कौन कौन लोग। ईरान ने कभी हमला नहीं किया, कभी कोई मंशा नहीं थी, सारी बात जो वो कह रहे थे ओमान के साथ मीडिएशन में सारी बातें मान रहा था वो, उसके बावजूद हमला किया, सारी लीडरशिप खो दी। फिर भी उन्होंने पहले हमला नहीं किया, फिर भी इन्होंने पहले किया। अब जो सारी बातचीत लारीजानी कर रहे थे, लारीजानी लगातार बात कर रहे थे चाइना से भी, रशिया से भी, रोमान से भी। जब उस नेतन्याहू को लगा कि ये कहीं युद्ध विराम ना हो जाए, ट्रंप लड़ाई से भाग ना जाए, उसने ठाके लारीजानी को मार दिया। देखा आपने? तो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है? नेतन्याहू। और वो मोदी जी का मित्र है।
तो मोदी जी के लिए इससे बढ़िया क्या मौका होगा कि तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर 10 मिनट में युद्ध को निपटा दे, बात खत्म। भाई ईरान ने क्या कहा था ओमान की मीटिंग में कि हम अपना सारा न्यूक्लियर कार्यक्रम छोड़ने को तैयार हैं और हाँ। आईएई की इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। उसके बाद क्या बचता है बताइए? उसके बावजूद भी अगर युद्ध चल रहा है तो ये एप्स्टीन वार है, ये ब्लैकमेलिंग है जो अपने नेतन्याहू कर रहा है ट्रंप के साथ, और भुगत पूरी दुनिया रही है। और मोदी जी फोन में ला रहे हैं अपने मित्रों को, मेरा भाई, मेरा फलाना, ओमान, मलेशिया, उनकी भाषा में ट्वीट, फ्रेंच में ट्वीट। इसके कोई मायने है क्या? दिस इज मलेशिया व्हाट यू। बताओ, मलेशिया क्या करेगा? नहीं तो करे तो ओमान भी क्या गए? ओमान तो बेचारे मीडिएट कर रहे थे वो, और हाँ। क्या करेंगे वो क्या करेंगे बताइए? फ्रांस क्या करेगा? फ्रांस के नौकरी, राष्ट्रपति की तो खुद की नौकरी बता दी उसने, कुछ दिन की बची हुई है, ही विल बी सून आउट ऑफ ऑफिस। तो मोदी जी ऑप्टिक्स के माहिर है, विश्व गुरु है, डंकापति है, उनसे पूछे बिना पर नहीं मारती दुनिया। आपको पता है अमित शाह जी ने बताया था। तो सारी समस्या क्या है कि मोदी जी आज की तारीख में ऐसे संकट में फंस गए हैं, जो उन्होंने लार्जर देन लाइफ ऑफ इमेज बनाई थी ना इन 12 सालों के अंदर, हकीकत में तो आशीष भाई वो एक्सपोज हो रही है कहीं ना कहीं, और उस झेप में ये सारी कवायदें की जा रही है। आप सोचिए, ईरान ने, फारसी के अंदर मोदी जी ने ट्वीट किया ईरान के राष्ट्रपति से मिलकर के बात करके, क्या उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया? क्या उसको रिट्वीट भी किया? सोचिएगा आप इस बात को। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री से बात की, हमारे वाले विदेश मंत्री ने कुछ नहीं बताया, उनके विदेश मंत्री ने बताया, तब हमारे वाले ने 2 लाइन लिखी, इस पर हमने चर्चा भी की थी। भारत का प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से रात को बात करता है, फारसी में ट्वीट करता है, अंग्रेजी में ट्वीट करता है, और वहां से उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। अब मोदी जी देखिए, ट्रंप भारत के बारे में कुछ भी लिख दे, मोदी जी कितना जल्दी रिट्वीट करते हैं, चाहे रात को 2 बजे हो चाहे 2:30 बजे हो। हाँ। हाँ, अलार्म तो लगा के सोते हैं उस दिन। नहीं, ट्वीट पे वो लगा रखा है नोटिफिकेशन कि टन हाँ, बोलेगा कि बड़े भाई साहब खाली कहा गए टन हैं, तो नहीं उसको। बोलेगा, जब हाँ। तक रिट्वीट न कर दे तब तक टन 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 बोलता ही रहेगा। तो हाँ। ये सारी की सारी स्थिति है। मोदी जी की जो मिसकैलकुलेशन थी, उसके कारण इस पूरे खेल में मोदी कहां चले गए? अमेरिका और इजराइल की गोदी में चले गए। अब जब ईरान भारी पड़ने लगा इस पूरे खेल के अंदर, तो मोदी ईरान के राष्ट्रपति को ईरान की भाषा में ट्वीट करने लगे, ट्वीट का जवाब तक नहीं मिलता। पहले ट्रंप बार बार जलील करते थे उनको, उसके बावजूद वो ट्रंप को ही खुश करने में लगे रहते थे, देखा आपने लगातार। अब बदली परिस्थितियों में ईरान को खुश करना शुरू किया है। और अभी मैं जब आप बात करें, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, देखिएगा, विदेश मंत्रालय ने, जो ये गल्फ के अंदर हो रहा है, मैं आपकी एनर्जी पे हमला कर रहा हूं, आप मेरी पे कर रहे हो, तो उसका भारत के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया है, लेकिन ईरान का नाम नहीं लिया, फिर पॉलिसी बदल गई। कल तक क्या कह रहे थे कि ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। भाई साहब, हमला तो ईरान पे हुआ है, ईरान किस पे हमला कर रहा है? जिन देशों के एयर बेसिस से ईरान पे हमला, उन्हीं को तो रिटेलिएट कर रहा है वो। और जब अब मैंने आपने कार्यक्रम शुरू किया, तो विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि एक दूसरे के एनर्जी रिसोर्सेज पे नहीं करना चाहिए, उसमें आज ईरान का नाम अवॉइड कर दिया। तो अब आप समझ लीजिए बात को क्या है। पूरे खेल में मोदी जी ना ट्रंप को खुश कर पा रहे और ना ईरान को खुश कर पा रहे, और इसे विदेश नीति को तमाम जो चेले हैं ना मोदी जी के, जब आपने हेडिंग दिखाया अंबानी के चैनल का और दिखाया, क्या लिखा था आपने? तारणहार बने। बड़े भारी भारी शब्द, मुझे तो उतने आते भी नहीं, तारणहार तरीका के। तो वो कह रहे कि जितने भी मोदी के चेले हैं पूरे देश में, वो कह रहे देखिए मोदी जी ने क्या बैलेंस बनाया है। आशीष भाई, ये बैलेंस बनाना नहीं होता, इसको कहते हैं विदेश नीति की फुटबॉल बना देना। आज मर्जी आए तो उधर, कल मर्जी आए तो उधर। आज देश की परिस्थितियां वहां ला करके खड़ी कर दी। जो भारत हमेशा से दुनिया की डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़े रोल में रहा करता, आज उस भारत की गत देख लीजिए आप। क्यों नहीं मिलाते ट्रंप को फोन? क्या समस्या है? पता है वो 4 बातें और बता देगा। चबारवाड़ी कौन सी भूल गए आप, जो उसने चबार के साथ किया? भूल गए आप? ईरान के तेल के साथ जो किया, रूस के तेल के साथ जो किया। तो आपने फर्जी एक छवि बनाई थी, उस फर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप। मैसेज वो होता है जो चीन के राष्ट्रपति ने किया, सीधी सीधी सी बात कि भैया लड़ाई सिंपल ये है कि आपके बेसिस से वो हमला कर रहे हैं, आप अपने बेस हमला रुकवा दो, ईरान भी नहीं करेगा, बात फैसला ही हो गया ना, फैसला हो गया। भाई गल्फ के बेसिस से अटैक हो रहा है ईरान पे, चाइना का राष्ट्रपति कह रहा है तुम वो बंद करा दो, सारे गल्फ नेशंस को कह रहा है। भैया, हम तो फैसला ये होता है। इंडियन, हम मोदी योगी और सनातन के इंसाफ वाले सिस्टम पे बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? जब से मोदी योगी और सनातन वाली सरकार आई है, क्या सिस्टम है?
जिसके घर की छत से किसी भी जुलूस पे, किसी भी मतलब कोई आयोजन है, धार्मिक आयोजन, किसी के छत से अगर पत्थर फेंक दिया गया उस पे, तो वो घर ढहा दिया जाता है ना। उसका घर, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चले हैं। और कितने एग्जाम्पल इस देश में बताने की जरूरत नहीं, सबको अब तो याद हो गया होगा और दिमाग में आ गई होगी खबर कि अगर कहीं पर भी कोई शोभा यात्रा कुछ निकल रहा है, कांवड़ है, कहीं किसी के छत से पत्थर फेंक दिया, उसका घर बुलडोज हो जाता है। तो किसी के देश से मिसाइल किसी देश पे चल रहा है, तो उसका तो देश बुलडोज हो जाना चाहिए। वो तो ठीक वो बात। तो खाली वो तो खाली पत्थर फेंकने वाले को मार रहा है, इतना है ना। अगर हमारे योगी और मोदी का फॉर्मूला होता, तब तो देश को बुलडोज कर देना चाहिए था, उसको मिटा देता नक्शे से। बिल्कुल लेकिन नहीं कर रहा है। वही। आप कहो गलत है। हमारे वाले की बात, फिर एक खबर और मैं इसमें ले आऊं। हमारे वाले जो हैं, जो मैक्रोस बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट बिना नाम का जारी कर रहे हैं, आपको शायद खबर, क्योंकि हम लोग दिन भर मिडिल ईस्ट में डूबे हैं, तो खबर आपके ध्यान में होगी। परसों जो है, क्योंकि कल के अटैक के बाद वो चीजें पीछे छूट गई, चाबहार के पास अमेरिका ने बम गिराए थे। चाबहार के पास, चाबहार के पास जब गिराया बम, हमें कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी के विदेश मंत्रालय से और वो जो आते हैं। हमारा कहां पर इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट चाबहार में है ना, हमारा पैसा चाबहार में लगा है ना। आदमी क्या कहता है, दो लोग को झगड़ा होता है, भाई साहब जितना झगड़ना झगड़ो, हमारे दरवाजे से हटो, हमारा गेट नहीं पकड़ के लड़ो, हमारा गेट टूट जाएगा, हटो यहां से, जाओ जहां लड़ना लड़ो, हमारा गेट छोड़ के हटो। होता है ना। चाबहार में हमारा पैसा लगा है। जब चाबहार के पास बम गिराया, तब स्टेटमेंट आना चाहिए कि इस हमले का हम निंदा करते हैं। अमेरिका चाबहार में इंडियन इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका उससे दूर रहे। है नहीं औकात। आशीष भाई, नहीं नहीं, गलत बात कर रहे हो आप। हाँ। जब आपने 12,000 करोड़ रुपए लगा करके चबाहर का पूरा टर्मिनल बढ़ाया और उसने कह दिया कि यहां दिखोगे नहीं तुम, तो आप छोड़ के भागे कि नहीं? आप तो बना बनाया छोड़ के भागे हो भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो यार आशीष भाई? बना बढ़ाया छोड़ के, नए बजट में 1 रुपए की अलॉटमेंट नहीं की और छोड़ के भागे। और आज विदेश मंत्रालय ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा है कि 26 अप्रैल तक हमें परमिशन मिली हुई है, हम सारे पक्षों से उसको परसू कर रहे हैं। बताइए आप। आपके साथ मेरा एग्रीमेंट, मैंने पैसे लगाए, मेरा टर्मिनल चबार पे, हु इज अमेरिका टू गिव मी परमिशन? सेम थिंग फिर, तेल नहीं लोगे, फलाना नहीं करोगे। अरे भाई साहब, ये डंका है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आज कह रहा था, अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 26 अप्रैल तक का वेवर दे रखा है हमें अमेरिका ने, और उसके बाद हम संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं। टर्मिनल आपका, बनाया मैंने, पैसे मेरे, और अमेरिका बता रहा है, और डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ये तो उधर को आ रहे हैं। बायलेटरल, द्विपक्षीय, इसमें अमेरिका कोई हाँ, भूमिका नहीं थी। और बताइए तेल आप। पे जब परमिशन दिया था, मैं आपको बताऊं, आप भी दिन भर भक्तों को और ट्वीट हम लोग जब पढ़ते हैं तो दिखते रहते हैं। जब तेल पे परमिशन दिया था, तो कई भक्तों ने लिखा, तो हम ही लोग के कई वीडियो पे लिखा, अरे पता ही नहीं तुम लोगों को, जो है बरनाल लेके जाओ, तुम लोग ऐसे रोते रहो। ये परमिशन और मिशन अमेरिका अपने उसके लिए लिख रहा है। भारत ने बोल दिया था कि हम तेल लेने जा रहे हैं, तो अपनी इज्जत। ये चाबहार में क्या हुआ बता दो। विदेश मंत्रालय, मतलब तुम्हारे जो देवता हैं, देवता तरफ से आकाशवाणी हो रही है कि हमको परमिशन मिला है 26 अप्रैल तक का। क्यों परमिशन मिला है हेमंत भाई? कौन है परमिशन देने वाला? ओए ताऊ, भक्तों का आपकी बात ट्रम्प सरकार। हाँ। अब प्रायोरिटीज देखिए आशीष भाई। प्रायोरिटी क्या है कि मध्य पूर्व के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जो स्थिति है, उसके कारण आज भारत समकालीन इतिहास में सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है, ड्यू टू ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा हमारी लाइफ लाइन है, सभी देशों की, हमारी भी। जिस तरीके से गैस की हमारी निर्भरता है और सारी चीजें हैं, हम सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इसके लिए देश में सबसे पहली चीज क्या है आशीष भाई? देखिए, प्रायोरिटीज की बात करता हूं। इसमें देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत अगर कोई है, तो वो है देश के समाज में एकजुटता की, ऐसे संकट के समय में। लेकिन संघ के जो संगठन है, उनका एकमात्र उद्देश्य देखिए आप, इफ्तार बना रहे अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं। ठीक। और हमारा भविष्य फिर क्या बचेगा? मोदी जी तो ओमान और जो अपने क्या नाम है, कतर वालों को मेरा भाई कह रहे, क्योंकि वो भाई है भी उनके, दूसरे देशों वाले शेख है ना, पैसे वाले, वो तो भाई है। और यहां अगर कोई इफ्तार बना रहा है, उसको पकड़ लो आप। तो आशीष भाई, ये मतलब बेसिकली बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। मैं इस पे ज्यादा तंज या वो करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी को केवल ये सोचना चाहिए कि वो एक संघ के स्वयंसेवक होंगे,
लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी एक महत्वपूर्ण गंभीर भूमिका हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो इस नौटंकी से बाज आ जाए। बस ये जो ऑप्टिक्स कर रहे हैं, तारणहार पता नहीं क्या क्या, इसकी बजाय अपनी सीमाओं को समझे थे। या तो आप उठाओ और फोन मिलाओ ट्रंप को कि एनफ इज एनफ, बस छोड़ दीजिए इसको, बात खत्म कर दीजिए, ठीक। चलिए। या अगर नहीं कर सकते तो फिर शांत रहो यार, उछल कूद कर रहे हो। आशीष भाई बोले यार हेमंत ये क्या कर रहे हो, मतलब भाई साहब मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। तो ये उछल कूद वही वाली है, आप समझिए बात को। नौटंकी वही की नहीं, गंभीर प्रयासों की जरूरत है। नहीं करेंगे, आपने बोला है इस कार्यक्रम के बाद मोदी ट्रंप को फोन मिला खड़काएंगे। बस खाली अभी थोड़ा सा बैटरी वीक हो गई है। कल कल बहुत फोन किया है ना, कल से लगातार तारनहार बने हुए थे, तो बैटरी वीक हो गई है। बैटरी चेंज करने के लिए भी बोला है। बैटरी जैसे नहीं लगेगी ट्रंप को भी हड़का देंगे, चिंता मत करिए। तारणहार बन गए हैं, पश्चिम एशिया तारणहार नरेंद्र मोदी। न 3 में न 13 में लिख रहे हैं सब पश्चिम एशिया तारणहार, बताओ है। हमें बेइज्जती फील हो रही है कि हमारा इतना बड़ा देश और हम कोई भूमिका में नहीं है, सिवाय गैस और पेट्रोल के और दवाई क्राइसिस छोड़ करके। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।